स्टार्ट करें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोला सबसे पहले एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 2023, ठीक है। इस एक्ट ने स्टार्ट किया था, बिगनिंग किया था जुडिशियल रिफॉर्म को इंडिया में, और इन्होंने सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया था इस एक्ट के थ्रू। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट के अकॉर्डिंग कोलकाता में तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद 1937 में तुम्हारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू? एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। एग्जाम में अगर तुमसे पूछे कि अभी जो प्रेजेंट तुम्हारा कोर्ट है, ठीक है ना, अभी जो प्रेजेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, ये कौन सा पे, एक मिनट रुको, तो मैं यहाँ पे लाई, एक मिनट रुको, तो मैं चेंज करके, एक सेकंड रुको ना, मैं दो तरह के लाई हूँ, तो देख रही हूँ मैं कौन वाला करा रही हूँ। ये तो हो गया तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, ओके, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नहीं ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, ये वाला चलो, तो क्या बोलेगा अगर तुमसे पूछे कि अभी जैसे प्रेजेंट जो गवर्नमेंट अभी इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो ये हम लोग कहाँ से इंस्पायर होके लिए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इंस्पायरेशन होकर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया था 1937। लेकिन जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे करके, ठीक है। बोल दिया गया है कि इसको 3 पार्ट में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाएंगे। तो अगर एग्जाम में पूछे कि अभी जो इंडिया में जुडिशियल सिस्टम है वो किससे इंस्पायर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। या तुमसे पूछे फेडरल कोर्ट कब आया, तो 1935, या सुप्रीम कोर्ट किससे इंस्पायर होकर आया, तो 1935। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट वाला पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट, ये कंफ्यूजन नहीं करेगा एग्जाम में तुम लोग, ये उतना पूछता नहीं है, ठीक है ना। अगर पूछेगा तो तुमसे रेगुलेटिंग एक्ट करके मिलाकर पूछेगा कि कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, या पहली बार कहाँ कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, तो कोलकाता में, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम जो लिया गया, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आया, या फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है, तो ये कौन से एक्ट से इंस्पायरेशन लिया गया है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल कोर्ट ऑफ, जैसे इंस्पायरेशन लिया गया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोग बहुत सारा चीज़ लिए, जैसे इमरजेंसी का प्रोविज़न, सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी हम लोग जर्मनी से लिए, लेकिन इमरजेंसी का जब प्रोविज़न पूछेगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो मैं पढ़ाऊंगी, लाई हूँ। या फिर तुमसे पूछे आरबीआई हम लोग कहाँ से लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ से लिए, तो आरबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए, ठीक है ना। इंडिया में अभी जो तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मतलब इस तरह का सिस्टम है इंडिया में। तुमको यहाँ पे सबसे लोअर कोर्ट मिलेगा, तुमको यहाँ पे हाई कोर्ट मिलेगा, और तुमको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे से सब मिला हुआ है, देख लो इंटीग्रेटेड है। और ये 3 टायर वाले स्ट्रक्चर है इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले कोई केस अगर होता है तो पहले लोअर कोर्ट में जाता है, ठीक है, यहाँ पे जजमेंट दे दिया जाता है। अगर जो तुम्हारा ये यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होता तो हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई हो गया तो लास्ट कोर्ट्स जाएंगे, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, वो देंगे अब डिसीजन, उनका डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को हटा कर क्या आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया है, सक्सीड। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसके सक्सीड से आया, मतलब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को हटाकर क्या लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो फेडरल कोर्ट है ये कौन से एक्ट के थ्रू आई है, तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आई है। सुप्रीम कोर्ट को इस्टाब्लिश कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 में इसको इस्टाब्लिश किया गया है। फर्स्ट सिटिंग कब हुआ था, 26 को जब इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था, ठीक उसके 2 दिन बाद तुम्हारा इसका फर्स्ट सिटिंग हुआ था, यानी 28 जनवरी 1950 में। ये क्या है, इसको बोलते हैं एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। एपेक्स कोर्ट मतलब क्या, सबसे बड़ा कोर्ट। यहाँ के बाद तुम
कोई सुनवाई नहीं है। इसको फेडरल कोर्ट भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट अपील ऑफ इंडिया कोर्ट बोल सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट का ग्रांटर है। ये फंडामेंटल राइट को गारंटी देता है कि अगर तुम्हारा किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी लोग का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो मैं उसको गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी गार्जियन है। ये कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियन ये देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को तो कोई ये नहीं, जैसे घर में कैसे गार्जियन होते हैं, देखभाल करते हैं अपने बच्चों को, सही रास्ता पे चलाते हैं, उसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है और फंडामेंटल राइट का गारंटर है। गारंटर का मतलब क्या कि ये गारंटी देता है कि किसी किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो मैं उसको देखूंगा, है ना, मैं उसको ये करूंगा। ये फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तुम लोग वो वाला केस के बारे में हमेशा बताती हूँ, निर्भया केस। निर्भया केस का केस कैसे चला था तुम्हारा? लोअर के कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऐसे करके केस चला, लास्ट में तुम्हारा केस गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बता ऐसा लग रहा था जब मैं हम लोग कॉलेज में पढ़े थे, यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है, तो सर लोग बोल रहे थे कि देखो ना वो केस दब गया ना, वो नहीं चलेगा, वो हो गया, इतना वो लड़की के साथ ब्रुटेल किया गया, लेकिन देखो उसको सजा नहीं मिला। नहीं, सजा नहीं मिला। इंडिया में पूरा प्रोसेस चलता है कि पहले तुम्हारा लोअर कोर्ट में कोई केस चलेगा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, और निर्भया केस में तुम्हारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था। वहां से फिर जैसे हर हर जगह उसको फांसी मिला। ठीक है, कि फांसी, फांसी की सजा, फांसी की सजा, और ऐसे करते 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 तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट जो था वो फाइनल इंटरप्रेटर था। सुप्रीम कोर्ट में जब निर्भया केस का जो तुम्हारा ये था, क्या नाम है, क्रिमिनल लोग जो था, उनको जो सजा मिला, तो उसके बाद वो लोग प्रेसिडेंट को लास्ट में लेटर लिखते हैं कि सजा को माफ कर दिया जाए। ठीक है ना, मतलब इस सजा को क्या कर दिया जाए, उम्र कैद कर दिया जाए, फांसी ना दिया जाए, उम्र कैद कर दिया जाए, इस तरह का सजा का उन्होंने डिमांड किया। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इंटरप्रेटर वो बोल दिए तो फिर किसी का नहीं चलेगा। हाँ, प्रेसिडेंट का चलेगा, वो अलग है, लेकिन कोई कोर्ट नहीं होगा। लोअर कोर्ट का ऊपर आएगा हाई कोर्ट, हायर कोर्ट का ऊपर आएगा, हाई कोर्ट का ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट। ये तो फाइनल इंटरप्रिटेशन है, इसको इसका इसके आगे कोई कोर्ट का बात नहीं चलेगा। हाँ, प्रेसिडेंट का चलेगा। ठीक है, वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है प्रेसिडेंट के चलने वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, डिसीजन होगा। तो निर्भया केस में जैसे तीन विक्टिम को शायद फांसी मिला था, तो तीन विक्टिम को जो फांसी मिला था, तीनों का जैसे एक अपने, सबका अपना, कोई का मम्मी, कोई का पापा, सब अपना अपना एक एक लेडी थी तो उसका हस्बैंड शायद उस केस में इन्वॉल्व था। तो वो लोग सब जाके प्रेसिडेंट बोलती है सुप्रीम कोर्ट को कि प्लीज आप ना सजा माफ कर दे, सजा माफ कर दे, उम्र कैद कर दे, फांसी की सजा को। लेकिन उन्होंने जो सजा दे दिया, उनको सजा को कोई, सुप्रीम कोर्ट का ये को कोई उसके बाद कोई है ही नहीं है। तो ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये जो सुनवाई दे दिया उसके बाद कोई नहीं आता रोक लगाने के लिए। तुमने साहबानो केस कौन कौन सुना है? साहबानो केस कौन कौन सुना है? साहबानो का कोई नाम सुना है? शाहबानो केस के बारे में उस पे मूवी आई है, शाहबानो केस। तो तुम वो केस के बारे में पढ़ना। हाँ, वो मूवी का नाम है हक। देखो वो सब मूवी हम लोग से रिलेटिव है। वो डायरेक्ट मत चल जाना देखने के लिए, क्योंकि वो हम लोगों का टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, मूवी में थोड़ा तोड़ ममोड़ के दिखाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है कि पहले पढ़ लेना, पहले उसके बारे में तुम पीडीएफ, मैं देखती हूँ, एक दिन तुम लोग को समझा भी देंगे उसके बारे में। साहबानो केस पहले पढ़ लेना एक बार, उसके बाद मूवी देखना। बहुत अच्छा केस है। पता, हमको नहीं पता था उसमें मूवी, अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग, मतलब मूवी आने से पहले हम लोग अपने, मेरे भाई में से उसे डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। हम लोग सबको डिस्कस कर रहे थे साहबानो केस के बारे में, कि वहां पे राजीव गांधी ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया। तो हम जैसे थोड़ा मिस, थोड़ा सा ये में जाते, तो मेरे भाई बहन ने देखा ऐसे नहीं ऐसे है। उसका हस्बैंड था तुम्हारा मोहम्मद अहमद खान, तो वो डिवोर्स दे रहा था अपने वाइफ को, तो ऐसे ऐसे करके हक महर, और मूवी का नाम है हक महर, नहीं सिर्फ हक नाम है। ठीक है, तो देखना तुम लोग ये मूवी ना, मूवी नहीं देखोगी, टाइम वेस्ट नहीं करोगी, तो कम से कम रिव्यू देख लेना, क्योंकि वो हम लोगों का टॉपिक से रिलेटिव है। लेकिन एक बार तुम लोग उसको पढ़ना भी, क्योंकि तुम लोग देखना कहीं मूवी में तोड़ ममोड़ तो नहीं किया गया है। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, वो सब लैंडमार्क जस्टिस है। उस जस्टिस ने जो तुम्हारा साहबानो केस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है हम लोगों के स्टूडेंट, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, पहले साहबानो के बेगम केस में मतलब डिसीजन देती है, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उसके साहबानो के केस में जब यही देती है, तो अब देखो साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फाइनल इंटरप्रिटेशन अभी मैं तुम लोगों को बताई, लेकिन राजीव गांधी उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट देती है तो तुम्हारा सरिया लॉ हम लोग में चलता है, सरिया लॉ।
तो सरिया लॉ भी क्या है, मतलब थोड़ा सा मतलब हम लोग में भी थोड़ा सा है कंजर्वेटिव कि वो लोग चेंजिंग को पसंद नहीं करते, तो वो तो बहुत अच्छा था, साहबानों के फेवर में जो था वो ठीक था, ठीक है। बट शरीयत के अकॉर्डिंग वो गलत था। तो मुस्लिम लोग उठे, वो केस कर दिए कि नहीं ऐसे नहीं, तो राजीव गांधी मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए मुस्लिम के ये में तुम्हारा क्या नाम है डिसीजन सुना दिए, सुप्रीम कोर्ट का केस को ओवरराइड किया उन्होंने। तो इस तरह का बहुत अच्छा स्टोरी, इसको पढ़ना तुम लोग, बिकॉज कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पढ़ा रहे। अभी इस पे मूवी भी आई है इमरान हाशमी का, और क्या नाम, यामिनी गौतम गौतमी, हाँ, उसका हक नाम मूवी। तो देख रहा, तोड़ ममोड़ किया गया है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो देखूंगी, मैं देखती नहीं हूँ, मैं रिव्यू देख लेती हूँ। चलो, अब यहाँ से पढ़ते हैं, जो कि चूंकि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का नाम आया, तो कुछ कुछ इंडिया में ऐसा केस है जो हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर हम लोग से कोई पूछ ले तो उसके बारे में हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147, ये कौन पार्ट के अंदर आती है, पार्ट 5 में आती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक पार्ट 5 के अंदर आती है, ठीक है। ये सारा ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिव आर्टिकल है, और ये पार्ट 5 में आती है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। बोल रहा है कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में कितने स्ट्रेंथ थे, कितने, जब सुप्रीम कोर्ट आया तो उसमें कितने मेंबर थे, पहले पहले कितने थे, तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस और 7 जज हुआ करते थे, यानी टोटल 8 इनिशियली, ठीक है। लेकिन 18 जनवरी, बीच में बहुत चेंजिंग हुआ, मैं बीच का नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुमको आंसर लिखना नहीं है, तो इसलिए मैं बीच का नहीं पढ़ा, बीच में बहुत आया गया, लेकिन मैं स्टार्टिंग का बता रही हूँ और अभी प्रेजेंट का बता रही हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तुम्हारा 1 चीफ जस्टिस और 8 जज थे, लेकिन अभी जो है 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो 34 हो गए, ठीक है ना। इसमें से एक सीजीआई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और प्लस 33 जो है वो जज, तो टोटल हो गया 34, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट में कौन होता है चीफ जस्टिस, एक सीजीआई होता है, ठीक ना, एक सीजीआई होगा और बाकी 33 जज होंगे। तो पहले हम सीजीआई के बारे में पढ़ेंगे कि सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, भाई देख लो प्रेसिडेंट। लेकिन कंसल्टेशन किससे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट होगा, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, हाँ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज देख लो, और हाई कोर्ट के जज, इन दोनों से कंसल्टेशंस करता है, और उसके बाद वो सीजीआई को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर हम देखेंगे, ये सीजीआई के बारे में पढ़े, लेकिन 33 जज को भी तो कोई अपॉइंट करता होगा ना, 33 जो जज हैं इनको भी तो कोई ना कोई अपॉइंट कर ही रहा होगा, तो इनको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट में एक आदमी बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, देखो मैं ऐसे बनाती हूँ, एक होगा प्रेसिडेंट और प्लस सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे कंसल्टेशन के लिए, और प्लस हाई कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के होंगे, ठीक है। इन सबों से कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद तो वो सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है। यहाँ सब वही है, लेकिन एक पर्सन जो है बढ़ जाएगा, बोलो तो कौन, सीजीआई। जब जज को अपॉइंट, जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे ना, सॉरी, जब अदर जज जो 33 जज है इनको अपॉइंट करना होगा ना, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, ये बात तो सही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट प्लस चीफ जस्टिस होंगे, सीजीआई होंगे, और प्लस सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज होंगे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, और प्लस हाई कोर्ट की भी जज होंगे। देख लो एक आदमी खड़ी बढ़ गया है ना, हाई कोर्ट के जज होंगे, देख लो भाई, ऊपर सब वैसी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट, नीचे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट, लेकिन नीचे सिर्फ एक आदमी बढ़ गया है, सीजीआई, ठीक है। समझ में आ रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट एक आदमी प्रेसिडेंट करता है, 2 आदमी से कंसल्टेशन करता है, एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट का जज, एक का नाम है हाई कोर्ट का जज, ठीक है ना, या हाई कोर्ट का जो भी सीजीआई वगैरह जो भी। लेकिन जब अदर जज को अपॉइंट करेंगे तो कौन होगा, तो एक आदमी बढ़ जाएगा, सीजीआई, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज, अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट है,
ए पर्सन टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फ्लोइंग क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडियन सिटीजन नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं। ही या सी जो भी हो, उनको जज ऑफ द हाई कोर्ट में 5 साल तक का जज रहना होगा। सिटीजन होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्वालिफिकेशन क्या, एक तो सिटीजन वाला क्वालिफिकेशन प्लस फिर उसके बाद आपको जज रहना होगा। कितने साल तक? 5 साल तक। एक मिनट, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहना होगा प्लस आपको एडवोकेट रहना होगा 10 साल तक हाई कोर्ट में। ठीक है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या एक भी कोई चीज, या हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। और एक और है कि प्रेसिडेंट के नज़र में डिस्टिंग्विश्ड जूरीस होनी चाहिए। मतलब आप उसके लिए होना चाहिए कि हाँ, प्रेसिडेंट के नज़र में प्रेसिडेंट आपको चाहे कि हाँ ये डिस्टिंग्विश्ड जूरीस याद कर लो, समझाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट कोट में सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की नज़र में क्या होना चाहिए? डिस्टिंग्विश्ड जूरीस होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम है? डिस्टिंग्विश्ड जूरीस का मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा इमिनेंट पर्सन होनी चाहिए, है ना। कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट को लगे हाँ भाई ये पर्सन है, ये जज बनने के लिए है, सॉरी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कैपेबल है, ये इमिनेंट पर्सन है, इससे अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। ठीक है, इसको तो नोबेल प्राइज भी मिला है, ये इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, तो वही को डिस्टिंग्विश्ड जूरी बोला जाता है। ठीक है, मैं क्या बनी कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन, हाई कोर्ट का जज 5 साल के लिए, या हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, या प्रेसिडेंट की नज़र में डिस्टिंग्विश्ड जूरीस होनी चाहिए। चलो आ जाओ। इनका कोई एज नहीं दिया गया, देख लो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज, मतलब ये नहीं बोला गया है कि ये कितने साल तक रह सकते हैं, मतलब कि 5 साल रह सकते हैं कि 6 साल, ये नहीं दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज। सॉरी, मैं बता रही हूँ अभी क्या बोल रहा। मिनिमम एज नहीं बोला गया, कम से कम एज नहीं बताया गया है। जैसे ये नहीं बोला गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना लोकसभा राज्यसभा कि 25 साल होना चाहिए कम से कम, 30 साल होना चाहिए कम से कम, हम लोग ऐसे पढ़ते तब वो बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज तो नहीं बोला गया, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का। मैक्सिमम एज 65 ईयर तक आप जज रह सकते हो, उसके बाद में मिनिमम नहीं बोला है कि जैसे कि आप तुम अक्सर देखी होगी ये सब करने में पूरा एज ही निकल जाएगा, तो एज क्या सेट करेगा बताओ पहले तुम मेरी बात। हाई कोर्ट में तुम्हारा 5 साल तक का कोर्ट जज रहेगा, तो पहले तो उसको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसेस फॉलो कर आना पड़ेगा हाई कोर्ट में, ये देखो। या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहा। प्रेसिडेंट के नजर में डिस्टेंट की जूरीस क्यों होगा? जब वो अपनी फील्ड में कुछ करेगा तब तो, और उसको अपनी फील्ड में करने के लिए उसको अपना एज देना पड़ेगा। ठीक है, तुम देखी होगी जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं तो कोई यंग एज के नहीं बनते हैं, बहुत अच्छा खासा एज हो जाता है उन लोगों का, तब भी वो बनते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ मिनिमम एज देख के क्या करेंगे? जैसे तुम ये देखी होगी कि लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं तुमको बहुत कम कम एज के लगेंगे। जैसे तुम राघव चड्ढा को देखो, ठीक है ना। राघव चड्ढा कितना कम, जो आम आदमी पार्टी से कितना कम एज के हैं, तो उनका एज मिनिमम, लोकसभा राज्यसभा का मिनिमम एज दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम एज के बारे में मेंशन नहीं है, क्योंकि मिनिमम एज रखेंगे कैसे तुम बताओ पहले? इन लोगों का तो एज ही निकल जा रहा। हाँ, मैक्सिमम रखा गया है कितना साल तक का, उसके बाद नहीं रह सकते हैं। मैक्सिमम में पढ़ाऊंगी कि कितना है, ऐसे मैं यहाँ पे भी लिख दी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज के कितना साल तक रह सकते हैं, तो 65 ईयर। ठीक है, 65 ईयर तक। अभी बाकी मैं नीचे तो पढ़ाऊंगी। ऑथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है? ऑथ या अफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है भाई, सीजीआई। ठीक है, ओके। CGI of India and judge the make the prescribed auth and affirmation before the president, some person appointed by him the person। एक मिनट को, तो ऑथ एंड अफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन दिलाता है? CGI ऑफ इंडिया एंड अदर जज मेक्स प्रिस्क्राइब टू ऑथ, सॉरी प्रेसिडेंट दिलाता है ना, प्रेसिडेंट दिलाता है, सॉरी। CGI को, मतलब देखो, या तो जज हो, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन इसलिए होगी ना, CGI या दोनों जज है ना, या तो जज हो, ठीक है, या प्लस CGI हो, ठीक है ना। इनको ऑथ कौन दिलाता है भाई?
तो कौन दिलाता है ऑथ, बताओ? प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। हाँ, सम पर्सन अपॉइंट बाय हिम फॉर दिस पर्पस। देखो, ऑथ का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम यहाँ पे देखी होगी, ये प्रेसिडेंट है मुर्मू और ये सीजीआई है, ठीक है। तो ऑथ अफर्मेशन कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाता है, जो कि पिक्चर में भी, पिक्चर देख के समझ जाओ कि ऑथ कौन दिलाता है। ऑथ जो दिलाते हैं वो होते हैं सीजीआई, ठीक है। चलो, ओ सॉरी, प्रेसिडेंट। ऑथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। ओके, हो गया, प्रेसिडेंट दिलाता। सैलरी, ये क्वेश्चन आया हुआ, नेटा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी होती है, जो अलाउंस होती है, जो प्रिविलेज होती है, जो भी उनको लीव मिलता है, जो भी उनको पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, ये डिसाइड कौन करता है? तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट है ना। दे कैन नॉट बी वेरी देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट एक्सेप्टिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो क्या अपॉइंटमेंट के बाद एक डिसएडवांटेज है? बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामेंट की सैलरी से अलाउंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है। ये जो पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है ना इसका सैलरी, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है। ये लोग कम नहीं कर सकते हैं सैलरी। ये लोग सोचेंगे ना कि सीजीआई जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे फेवर में नहीं, चलो उनको सैलरी कम कर दो या उनकी पेंशन कम कर दो, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? कब कम होगा? एक ही सूरत में कम हो सकता है, अगर मुल्क में या कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तब तुम्हारा जाके सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी को कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कोई सोचेगा कि मैं सैलरी कम कर दूं, अलाउंस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करेगा, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी पेंशन वगैरह, नहीं, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। वो तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन है, तो वो पड़ेगा ही नहीं इफेक्ट। यहाँ पढ़ेंगे, देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फिक्स टेन्योर ऑफ द जज। कोई टर्म नहीं बताया गया कि 5 साल तक रहेंगे, 6 साल तक रहेंगे, कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ प्रोविजन बताए कि 65 ईयर तक ही हो जाएंगे। जैसे तुम देखी होगी कि इंडिया के फर्स्ट लेडी सीजीआई कितने दिन तक बनी थी? कोई बता सकता है? पता है क्या होता है? मैं तुम लोग को बता रही हूँ। अगर किसी कोई बैठा, ठीक है ना, उसका 65 ईयर एज होने में 10 दिन भी बाकी है, तो उसको 10 दिन में हटा दिया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब एक ये बात है कि देखो भाई, सिर्फ 10 दिन ही में बैठी, तो ये बात याद रखना। 65 ईयर एज होना चाहिए। क्यों ना आपका, आप जज बने और आपके लिए 10 ही दिन बचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 10 दिन में हटना ही होगा, हर हाल में हटना होगा, ठीक है। तो याद रखना ये वाला बात कि लास्ट टर्म कितना हो सकता है, लास्ट तो 65 ईयर, लेकिन कोई टेन्योर नहीं दिया हुआ है कि कितना साल तक होगा, ठीक है। कोई टेन्योर नहीं दिया हुआ, याद रखना। टेन्योर नहीं दिया हुआ, मैं बार बार बोल रही हूँ, टेन्योर नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिर्फ मैक्सिमम एज कि कितने साल तक रह सकते हैं, बस ये दिया हुआ है, कितने साल तक रह सकते हैं। 65 ईयर तक रह सके, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, 65 ईयर तक रह सकते हैं। हाँ, अगर रिजिग्नेशन देना होगा तो किसको देंगे रिजिग्नेशन? तो प्रेसिडेंट को देंगे। देख लो भाई, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है ना। रिजिग्नेशन देना होगा तो किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट को। ही एंड सी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट रिकमेंडेशन करती है तो प्रेसिडेंट जो है इसको रिमूव कर देंगे। कैसे? ऐसे पार्लियामेंट थोड़ी रिकमेंडेशन करेगी, पूरा प्रोसेस है। पार्लियामेंट ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई हटा दो, नहीं, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, ठीक है, तभी हटेगा। मैं इसको बता रही हूँ कैसे, अभी नीचे तो आएगा ही, तो मैं बता दूँ कैसे पार्लियामेंट को पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तब। हाँ, लेकिन प्रोसेस फॉलो हो गया, पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन किया किसको? प्रेसिडेंट को, हटा दो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दो, तो हट भी जाएंगे, ठीक है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाना इतना आसान नहीं, इतना इजी नहीं कि कोई हटा दे, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। और आज तक इंडिया में कभी भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं हटाया गया, रिमूव नहीं किया गया। एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट को हम लोग इम्पीचमेंट करते हैं, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द रिमूव जज। जज को हटाने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं लिखा गया है, लेकिन एक
एक इनको एक एक्ट आया था, एक्ट का नाम है जज इंक्वायरी एक्ट 1968। रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द जज। इस एक्ट में बोला गया था किस तरह से हम प्रोसीजर को यूज करेंगे जज को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। बिल्कुल इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस को ही यूज करेंगे, जो हम लोग प्रेसिडेंट का पढ़े हैं ना कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, बिल्कुल वही प्रोसेस है, खाली इनको रिमूवल बोलेंगे, उनको इम्पीचमेंट बोलेंगे। ठीक है, आ जाओ। द प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूव ऑर्डर ओनली आफ्टर एडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोलेगी तो प्रेसिडेंट हटा देगी। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे नहीं हटा सकते, पार्लियामेंट को पहले स्पेशल मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा दोनों हाउस में। कहानी वही वाला है जो प्रेसिडेंट वाला। चलो आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर लोकसभा या राज्यसभा ऐसे नहीं हटा सकती है, इतना इजी नहीं है हटाना। अच्छा यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ। ठीक है, अगर लोकसभा दोनों में से कोई भी हाउस इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हाउस इम्पीचमेंट का प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है, याद रखना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर लोकसभा को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो 100 मेंबर का साइन चाहिए। अगर राज्यसभा को सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो 15 मेंबर का साइन चाहिए। ठीक है ना, साइन करने के बाद आपको स्पेशल मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा। अगर लोकसभा करवा रही है, देखो भाई, और या मैं बोल रही हूँ, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा 100 मेंबर से साइन करवाएंगे, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो राज्यसभा 50 मेंबर से साइन करवाएंगे, पीवाई की क्वेश्चन। ठीक है, 15 मेंबर से साइन करवाएंगे, याद रखना। बोला कि साइन करवाने के बाद क्या होगा कि आपको स्पेशल मेजोरिटी प्रूफ कराना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी किस बेसिस पे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है इन बेसिस पे, और आपको अगर लोकसभा में स्टार्ट करे तो लोकसभा में आपको स्पेशल मेजोरिटी से फिर पास करवाना पड़ेगा। 100 मेंबर से साइन के बाद आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाने के बाद फिर राज्यसभा में पास करवाना होगा, यानी पार्लियामेंट ने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। पहले याद करो, पहले क्या है, उनको लगेगा कि भाई मैं प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बेस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी किया, तो इन दोनों में से कोई एक रीजन दे के क्या करेगा, 100 मेंबर से साइन लेगा। अगर लोकसभा कर रहा है तो 100 मेंबर से साइन लेने के बाद ही लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा। अगर स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा में पास हो जा रहा है तो फिर राज्यसभा में हमको भेजना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के लिए। अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी पास कर दे रहा है, उसके बाद पार्लियामेंट बोलेगी, अच्छा ये नीचे आ गए, उसके बाद पार्लियामेंट बोलेगी प्रेसिडेंट को कि हटा दे, तब जाके प्रेसिडेंट जो है उसको हटा देगी। ठीक है ना, कहानी इस तरह से है। मान लो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होती है हटाने के लिए, तो राज्यसभा क्या करेगी, पहले बोलेगी कि मिसबिहेव हुआ है या फिर इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। उसके बाद वो बोलेगी 50 मेंबर को हाउस में से साइन करो। 50 मेंबर ने जब साइन कर दिया 50 मेंबर ने जब साइन कर दिया तो ये क्या करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाएगी। जब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, मेरी बात सुनो, जब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तब राज्यसभा भेजेगी लोकसभा के पास, तब लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। अगर लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है फिर भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इसको हटाए, प्रेसिडेंट क्या करेगी, इसको रिमूव कर देगी। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, वही बात है। ठीक है भाई, वही बात है, पूरा जो मैं पढ़ाई ना वही लिखा हुआ है। वन पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एडेड द प्रेसिडेंट प्रेजेंट बाय द टू द प्रेसिडेंट। दोनों हाउस में पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट करेंगे। फाइनली प्रेसिडेंट क्या करेगी, ऑर्डर देगी रिमूव द जज। लेकिन इंडिया में आज तक कोई भी जज को इम्पीचमेंट नहीं किया गया है। रिमूव बोल सकते हैं, इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। खत्म हो गया वो। ठीक है, एक्टिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता, मैं इसको पार कर रही हूँ। एक्टिंग रिटायर्ड हटा रही हूँ। ठीक है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज एग्जाम में आता है। क्या क्या पावर मिला हुआ है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन,
मैं एक एक बार करके तुम लोग को यहाँ पे पहले पढ़ा देती हूँ, ठीक है ना, उसके बाद मैं तुम लोग को नीचे ले चलूंगी, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बताओ लक्ष्मी, उस दिन क्वेश्चन आया था तो तुम सॉल्व की थी, मैं पढ़ाई थी। आरसी को पता होगा, अंजलि को मे भी ना पता हो, क्योंकि हालांकि मैं पढ़ाई हूँ, लेकिन लक्ष्मी उस दिन तुम क्लास में थी। और बताओ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है, अगर याद है तो बोलो, कोई बात नहीं। नहीं थी, याद नहीं। भूल गई ना तुम, यानी तुम क्वेश्चन रिवीजन नहीं कर रही, करो, ठीक है। अच्छा अंजलि तुम्हारे लिए भी, अच्छा अंजलि है कि नहीं क्लास में मुझे पता नहीं। आरसी हो गया, आरसी को याद है, आरसी बताओ। आरसी नहीं है दी। आरसी नहीं, अंजलि, अंजलि तुमको पता ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है? ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता तो देख लो, ठीक है। डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स हो रहा है, सेंटर याद आया, सेंटर और स्टेट के बीच में, या स्टेट और स्टेट के बीच में, समझो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, या टू स्टेट और मोर स्टेट, क्या हो रहा, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का पावर किसको दिया गया? इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ये पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के इस पावर का नाम है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जीबा मेरा में स्क्रीन नहीं आ रहा, एक मिनट आरसी का मैं देख लेती हूँ थोड़ा क्या बोल रहे, एक बार फिर से ज्वाइन हो जाओ आरसी। ठीक है, समझ में आया लक्ष्मी क्या बोल रही हूँ मैं? सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो, स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो, ठीक है, स्टेट स्टेट के बीच में लड़ाई हो, या दो स्टेट और दो मोर देन स्टेट के बीच में लड़ाई हो, इस लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आएगी। और जब इस लड़ाई को रिजॉल्व कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को बोलेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कौन से आर्टिकल के अंदर आ रही है? आर्टिकल 131। रट लो लक्ष्मी, मैं क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाई थी तुमको, ठीक है, मैं क्लास में भी करवाई थी, ओके, क्लास में भी कराया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं पहला बार करा रही हूँ, ओके। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूरा तुमको अच्छे से कराई थी, और ज्यादा नहीं, इससे तुम्हारा जो 2023 वाला क्वेश्चन हो रहा था ना, वही में मैं करवाई थी, ठीक है। तो प्लीज तुम ध्यान में रखना, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा अगर नहीं करोगी ना, मैं कितना भी अच्छा से पढ़ा दूँ, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पढ़ लिए, चलो आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट का नाम है रिट ज्यूरिडिक्शन, तुम्हारा होगा रिट ज्यूरिडिक्शन, चलो मैं यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, देखो। बिट डिस्प्यूट बिट ओरिजिनल वाला, डिस्प्यूट बिटवीन यूनिट ऑफ द इंडियन फेडरेशन, मतलब सेंटर या वन या मोर स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, सेंटर या वन स्टेट या मोर स्टेट, या एक साइड में स्टेट या मोर स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, या बिटवीन टू और टू मोर स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई को रिजॉल्व करने का पावर किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब इस लड़ाई को सॉल्व करती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा पावर उसको बोला गया है रिट ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन मतलब उसका कहाँ तक का पावर है, तुम्हारे घर में कहाँ तक पावर है लक्ष्मी, तुम बताओ, तुम कितना दूर तक अपना घर में हुकूमत कर सकती हो, कहाँ तक ज्यूरिडिक्शन है? तुम्हारी कोई छोटी भाई बहन है? बोलो, हाँ दी। तुम उसको डांटती वाटती हो, कुछ सही गाइडेंस वगैरह देती हो, हाँ। वो तुम्हारा ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है ना। अंजलि के घर में भी उसका छोटा भाई होगा तो वो भी बोलती होगी अपनी भाई को, वो ज्यूरिडिक्शन है उसका, मतलब उसका कहाँ तक पावर घर में चल रहा है। मम्मी पापा को तो नहीं बोल सकती हो तुम लोग, क्योंकि वहां तुम्हारा ज्यूरिडिक्शन नहीं चलेगा, है ना, लेकिन छोटा भाई के ऊपर चलेगा, मेरे वहां पावर है। तो यहाँ पे वही बोला कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या ज्यूरिडिक्शन दिया गया, ठीक है। तो भाई आर्टिकल 32 में अभी हम क्या पढ़े, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किस में है? आर्टिकल 131 में, देखो मैं लिखी हूँ, ठीक है। लेकिन 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 रिट्स ज्यूरिडिक्शन किस में? आर्टिकल 32 में। 5 रिट्स से याद करेंगे हम लोग। हेबिस कॉर्पस, कीवर्ड याद करो, एग्जाम में आया हुआ है। हेबिस कॉर्पस को बोला था टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे हेबिस कॉर्पस क्या है तो तुम बोलना टू हैव द बॉडी,
इसका मतलब क्या है, चलो बताती हूँ। कोई पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को अगर कोई डिटेन कर लेता है, डिटेन कर लिया, तो इस मतलब एक पर्सन है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है, इसकी बॉडी को उठा के जाके जेल में डाल दिया, ये जेल में है, ये पर्सन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिटेन किया, ठीक है ना। तो डिटेन किया यानी इसकी बॉडी को उठा के डाल दिया, तो देख लो भाई हेबियस कॉर्पस में क्या किया, बॉडी को उठा के दे दिया। तो यहाँ पे बोलेगा कि आपने जो डिटेन किया ना वो अनलॉफुल है। ये जो पर्सन है ना, इसका हो सके कोई भाई आए, भाई वकील को लेकर आए, तो वकील बोलेगा कि आपने किस बेसिस पे इनको लाके जेल पे डाला, हेबिस कॉर्पस यूज करेगा। जब किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया था अनलॉफुल तरीके से या कोई भी लॉफुल तरीके से, तो इसका इसका आएगा आदमी, कोई भी चचा, अंकल, जो भी होगा, भाई बहन, जो भी होगा वो आएगा और पूछेगा कि क्या है आपका, क्यों क्यों आपने इसको जेल में डाला, रीजन क्या है, वैलिड वजह दिखाइए, वैलिड रीजन दिखाइए, ठीक है, आपने इसके बॉडी को जेल में क्यों डाला, ठीक है। तो हैबिस कॉर्पस का मैचिंग करने के लिए आता है टू हैव द बॉडी, क्या हैबिस कॉर्पस, मैंडम में से नहीं, बी कमांड, आ जाओ। मैं तुम लोगों को बोल रही कि ओबीसी बना लो, ओबीसी बना लो, ओबीसी बना लो, इतने देर से बोल रही हूँ। तुम लोग गए ओबीसी के ऑफिस, ठीक है, बनाने गए, और तुम्हारा, मैं ऐसा एग्जाम्पल नहीं देगा जरूर, तुम्हें बनाना अलग चीज़ है। मान लो कि किसी का ओबीसी है, ठीक है, और ओबीसी स्टेट लेवल का, तुम्हारा जॉब लग गया, तुमको 19 तारीख को जाके ओबीसी जब में करना है। अब ओबीसी को तुमको सेंट्रलाइज करना है, अभी तो नहीं, जब मैं तुम्हारा फॉर्म भरी थी नेट का, तो तुम्हारा एक बार नोटिफिकेशन आया था कि नेट का फॉर्म भरने के लिए जिसका ओबीसी है उसको ओबीसी सेंट्रलाइज कराना पड़ेगा, ठीक है, वो वाला नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। अगर आपका स्टेट लेवल का तो आपको सेंट्रलाइज कराना पड़ेगा ओबीसी को। अब मेरा नेट, मान लो कि मेरे एग्जाम का डेट है 20, ठीक है, और ये मेरा 10 तारीख को मुझे नोटिफिकेशन मिला कि ओबीसी को सेंट्रलाइज करो, तब तुम यूजीसी नेट का फॉर्म ओबीसी कैटेगरी में भर सकते हो, एक बार ऐसा आया था। मैं गई ओबीसी ऑफिस और मैंने बोला कि सर 10 दिन टाइम है, आप मेरा ना ओबीसी को सेंट्रलाइज कर दें। मान लिया पर्सन ने नहीं किया, जब इस पर्सन नहीं करेगा ना, तो मैं क्या बोलूँगा पता है? इन्होंने मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, ठीक है। तो तब यहाँ पे तुम्हारा गवर्नमेंट आएगा, और गवर्नमेंट जो ओबीसी के ऑफिसर है उसको कमांड देगा, बी कमांड, बोलेगा उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है, डायरेक्शन देगा पब्लिक अथॉरिटी को, ड्यूटीज बताएगा कि तुमको वो काम करना पड़ेगा, जो क्योंकि उस लड़की का जॉब की बात है और तुम्हारा ओबीसी नहीं बनाने की वजह से उसका जॉब में खतरा था, ठीक है ना। अगर हम ओबीसी नहीं दिखाएंगे कि मेरा ओबीसी सेंट्रलाइज है तो मेरा कंसिडर नहीं करेगा, तो जल्दी करके दो, कमांड देगा, बी कमांड, क्योंकि तुम फेल हो गए ना, तुम 10 दिन में नहीं बनाए, कोई इनकार कर दे रहा, कोई फेल कर जा रहा, नहीं बना पा रहा, तब हम जाके फंडामेंटल रीड्स का यूज करके रीड्स यूज करेंगे, आप बोलेंगे देखिए सर ओबीसी ऑफिस वाले में हम इतने दिन से अपना दिए हैं, लेकिन वो मेरा किए नहीं अभी तक का सेंट्रलाइज, और उसकी वजह से मेरा जॉब नहीं जा रहा, ये मेरा जॉब चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया मैंडेमेंस, कि वो आके हुक्म देंगे, बी कमांड, मेरा हुक्म मानो, जल्दी से उसका काम करो, ओबीसी को सेंट्रलाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोविजन, चलो रुको, मैं मार्केट से आ रही हूँ ना क्लास करा के, एकदम एक जरा टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे नींद नहीं लग रही, मॉर्निंग में बड़ी अच्छे से क्लास हो जा रहा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा, ठीक है। चलो आ जाओ, प्रोविजन क्या है, ठीक है, मैं एकदम इजी में बताती हूँ, चलो कहानी नहीं, लॉ कोड जो है, ठीक है, या कोई ट्रिब्यूनल, यहाँ पे देख लो ट्रिब्यूनल भी होगा, ट्रिब्यूनल, ठीक है, इन्होंने कोई जुरिडिक्शन दिया,
ठीक है, याद रखना। और ये जुरिडिक्शन इसके अंदर आ ही नहीं रहा। जैसे मैं ये स्टोरी हमेशा सुनाती हूँ कि 14 ईयर के बच्चे का केस या 16 ईयर के बच्चे का केस जुवेनाइल केस में चलता है, और वो केस तुम्हारा लोअर कोर्ट में चल रहा था। लोअर कोर्ट ने क्या दिया, अपने जुरिडिक्शन से जाके एक्सिस होकर इन्होंने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया या उम्र कैद दे दिया। जो तब इस बच्चे को, जो 14 ईयर का बच्चा है, इसको कोई बताता है कि तुम्हारा तो केस जो है ना, वो लोअर कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा तो केस चलना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा तो केस चलना चाहिए कहाँ पे, जुवेनाइल में। ड्यूरिंग द केस केस चल रहा, अभी जुरिडिक्शन दिया नहीं, केस चल रहा, इन्होंने आधा में कोई इनको बता दिया कि तुम्हारा तो केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, ये सॉरी ये जुवेनाइल में चलेगा, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला रहे हो और तुमको सजा भी दिया जा रहा। तब ये जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोले सर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा, मेरा केस वहाँ चल रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट मना करेगी, टू फॉरबिट, रुक जाओ, केस को वहीं रोक दो, क्योंकि तुम एक्सिस्टिंग जुरिडिक्शन दे रहे हो, ठीक है ना। एक्सिस्ट जुरिडिक्शन, यहाँ तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं आएगा। ये जो तुमने लड़का को जो तुम जुरिडिक्शन दे रहे हो ना, ये तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये जुवेनाइल का केस है। तुम क्यों कर रहे हो इसको, तुम एक्सिस क्यों जा रहे हो, तुम अपने एक्सिस जुरिडिक्शन को क्यों बढ़ा रहे हो, तुमको हमने जुरिडिक्शन दिया है ना, ये बोल के रोक देगा, टू फॉरबिट। एग्जाम में आता है मैथ्यू, सॉरी, टू बी सेटिस्फाई इनफॉर्म। मान लो कि यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द हो रहा था, ड्यूरिंग, अब यहाँ पे वही होगा, कोई लोअर कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसने एक पर्सन को क्या किया, सजाए मौत दे दिया, ठीक है। इसको किसी ने इन्फॉर्म करेगा कि कोई बोलेगा कि भाई तुम्हारा केस तो यहाँ नहीं वहाँ चलना चाहिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तुम्हारा लोअर कोर्ट को कि तुम मुझे सेटिस्फाई करो या तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि तुमने जो डेथ सेंटेंस दिया है वो सही है, ठीक है। तुम मुझे सेटिस्फाई करो या फिर इन्फॉर्म दो कि तुमने जो उम्र कैद या फांसी का ये सजा दिया है सही है। तो वो बोलेगा हाँ, तो बोलेगा नहीं मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, तुम मुझे देकर दिखाओ, सेटिस्फाई करके दिखाओ। तब उसको समझ में आएगा लोअर कोर्ट को कि अरे गलती हो गया ना, ये केस तो जुवेनाइल में चलना चाहिए और मैंने इसका जुरिडिक्शन दे दिया। तो जब सरसरी होती है ना, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कर रहा ना, ये विदाउट जुरिडिक्शन, कोई जुरिडिक्शन नहीं होता है। यहाँ पे रिट से कब यूज होता है, जब सुप्रीम कोर्ट अपने एक्सिस से बाहर जा रही है, ठीक है ना, मतलब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कब बोली, जब तुम्हारा हाई कोर्ट अपने पावर से जा, उसका पावर ये नहीं है, जैसे तुम्हें मम्मी पापा को नहीं डांट सकते हो, मम्मी पापा को तुम डांटोगे तो हो जाएगा एक्सिस जुरिडिक्शन, जो तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। लेकिन तुम अपने छोटे भाई बहन को डांट सकती हो, अपने बड़ा भाई को भी नहीं कुछ बोल सकती, क्योंकि वो एक्सिस जुरिडिक्शन हो जाएगा। उसी तरह से शरी को बोला कि तुम एक्सिस जुरिडिक्शन नहीं कर सकते हो, ये तो एक्सिस जुरिडिक्शन है, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ क्या है, तुम्हारा जो है लोअर कोर्ट को बोलेगा, तुम्हारा काम है क्या है, सिर्फ तुम्हारा लोअर कोर्ट का केस के चलना, जुवेनाइल का नहीं। जुवेनाइल का केस जुवेनाइल में चलेगा, ठीक है। तुमने एक्सिस जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया है, ये सरसरी में होता है, शरसरी में होता है, क्योंकि शरसरी में क्या होता है, तुमने पनिशमेंट दे दिया, तब जाके केस करता है कि मेरे साथ गलत सुनवाई हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई आप मुझे सेटिस्फाई करो कि आपने जो डिसीजन दिया वो सही था, ये इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट। कोहेरेंटो, काजी नजर यूनिवर्सिटी में 3 पोस्ट निकला है। पोस्ट में लिखा लिखा हुआ है कि या तो यूजीसी होनी चाहिए, तो पीएचडी होनी चाहिए, तो सेट होना चाहिए, तीनों में से कोई भी रहेगा तो मैं ले लूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर, एक पर्सन है जिसका जॉब हुआ और मुझे पता चला ये पर्सन जो है ना, ना नेट है, ना सेट है, ना पीएचडी है, मैं जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा। कौन वाला भाई, सर वाई व्हाट वेरिएंट, ठीक है। देखिए ये मेरा जो है ना, देखिए आप नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नेट रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए या पीएचडी रहना चाहिए। और ये पर्सन जिसको जॉब मिला है ना सर, इसका पास ना तो नेट है, ना तो सेट है, ना तो पीएचडी है, इसको क्यों मिला। तब वहां पे गवर्नमेंट पूछेगी कि वाई व्हाट वारंट, कहाँ तुम्हारा वारंटी निकालो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 रूट्स। अपलीट जुरिडिक्शंस में क्या क्या होता है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होगा,
सिविल मैटर्स होगा, क्रिमिनल मैटर्स आएगा, स्पेशल लीव वगैरह होगा तो वो आएगा सुप्रीम कोर्ट का। ये याद करो, एग्जाम में आया गया। एडवाइजरी जुडिशन, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से अगर एडवाइस चाहिए, ठीक ना, या कंसिडरेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। लेकिन कौन सा आर्टिकल के थ्रू ले सकता है? आर्टिकल 143। और इस पावर का नाम है ओरिजिनल जुडिक्शन, सॉरी एडवाइजरी जुडिक्शन। यानी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, ठीक ना। और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन क्या है? आर्टिकल 143, याद रखो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? मैं ना तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जा रही सुबह से, मेरे साथ ऐसे हो रहा। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है बताओ, किसी को पता है तो। किसी को पता है व्हाट इज द कोड ऑफ रिकॉर्ड? बहुत इजी चीज़ है। देखो इसलिए रखा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के केस को इसलिए रिकॉर्ड करके रखा जाता है। मैं बता रही हूँ कि मान लो कि हाई कोर्ट में कोई कोई केस चल रहा, तो वो दिखाया जाता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा केस हुआ था और उसका जजमेंट ये है, रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी इसका पावर है। जुडिशियल रिव्यू, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई कानून बनाती है, लॉ मेकिंग करती है। जुडिशरी, जुडिशरी आके जुडिशियल रिव्यू करेगी, इसी को बोलते हैं जुडिशियल पावर, ठीक है। एग्जामिनेशन दिया तो फंड, अगर एग्जामिनेशन में वायलेशन पाया गया तो वो देखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, नल बोलना है कि क्या बोलना है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तुम लोग कुछ ऐसा जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, किसी को भी? नहीं दी। मुझे तुम लोगों का क्लास डिले भी करने में अच्छा नहीं लगता। 7 से 7:30 करो, उसके बाद मैं कल छुट्टी दे दी, मेरा कल बहुत तबीयत खराब हो गई, ठीक है। और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। थकाने के कारण हो रहा है आपका। अरे देखो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा खाना वाना बना, मतलब खाना तो आज मेरी बहन बनाई, मेरी भाई बनाई। सुषमा बहुत जल्दी आ गई। सुषमा हमको तुमसे एक बात पूछना था, कटअप कितना गया मुझे बताओ, जात पात करके। चलो स्टार्ट करते, बहुत टाइम हो गया। आज मैं तुम लोगों को कार्ड सेंड कर दूंगी, ठीक है। मेरा कार्ड आ गया है, आज मैं सेंड कर दूंगी, तुम लोग देख लेना था। चलो, इंडिया का फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल जो अगर तुम देखोगी, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। कौन सा पार्ट के अंदर आता है फंडामेंटल राइट? तो पार्ट 3 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। भाई पहले कितना था, इनिशियली कितना था फंडामेंटल राइट्स? अभी तो तुम अभी देखोगी प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? प्रेजेंट तुम्हारा 6 है, ठीक है, 6 है। प्रेजेंट फंडामेंटल राइट 6 है, लेकिन ओरिजिनली फंडामेंटल राइट कितने थे? ओरिजिनली 7 थे, ठीक है। 7 थे, तो किसको रिमूव किसको किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। पोवर्टी लिख दिया, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, PROPRTY प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी को हटाया गया है, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है? ये कौन सा आर्टिकल था? ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये आर्टिकल 31 है। जो कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम है आर्टिकल 31, ठीक है। और इसको जिस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया, उस अमेंडमेंट का नाम है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब कब हटाया गया? 1978 में, देख लो। तो हटा के इसको डाला कहाँ गया है, ठीक है। जहाँ पे डाला गया उसको मैं लिखूंगी दूसरे क्लास। इसको डाला गया है आर्टिकल 300A में और पार्ट 12 में। देख रही हो, समझ में आ गया?
पूरा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। पार्ट कौन सा, पार्ट किस किस पार्ट के अंदर आ रही है, पार्ट 3 के अंदर आ रही है। प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स 6 है, ओरिजिनली किसमें थे, 7 थे। किसको रिमूव किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, तो आर्टिकल 31 के अंदर आती है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू फंडामेंटल राइट को हटाया गया था। मुझे ये वाला इसलिए इतना याद है ना, क्योंकि अभी हमें बोली ना कि मेरी भाभी, तो मेरी भाभी जब पीएससी का इंटरव्यू देने गई थी, तो उसे यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया गया है। ठीक है, तो इसमें मुझे बहुत याद है वाला क्वेश्चन। अभी वाला मैं मेंशन भी, तुमने उसने मेंशन भी की, इसलिए मैं बोल रही थी। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है, 44 अमेंडमेंट 1978। कौन सा आर्टिकल के अंदर डाला गया है, आर्टिकल 300 ए पार्ट 12 के अंदर ये आती है। खत्म हो गया ये पूरा। ठीक है, तो फिर बोला कि भाई ये तो 6 ठीक है, मान लिया मैं। हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स लिया कहाँ से है, फंडामेंटल राइट्स पूरा यहाँ पे हो नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख दे रही। यूएसए से हम लोग फंडामेंटल राइट लिए हैं, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए हैं। ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स को कोई और नाम है, मागना काटा भी बोलते हैं कभी कभी इसको। यूएस के मागना काटा, यूएस में भी तुम्हारा था बिल ऑफ राइट्स, तो वहीं से हम लोग फंडामेंटल राइट्स लिए गया, इसको मागना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे। और ये लीगली बाइंडिंग है, ये क्या है, लीगली है, मतलब ये जस्टिसेबल है। समझ में आ गया इतना चीज, एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला पढ़ेंगे पहले। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर आती है, और जो पहला हम लोग 12 तो सब बोलता है 12 से स्टार्ट है, तो 12 क्यों नहीं पढ़ते। 12 में लिखा हुआ देखो भाई, अगर तुम लोग 12 में ऐसे पढ़ाई हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। 12 में उसका इंट्रोडक्शन है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो तुम लोगों का मतलब इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है आर्टिकल 12 में। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ, आज स्टेट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, स्टेट के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 12 में, स्टेट के बारे में लिखा गया है। ओके, अगर तुमसे पूछा जाए कि स्टेट का डिफिनेशन कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 में लिखा गया है। और आर्टिकल 13 में जुडिकल रिव्यू के बारे में बोला गया है। ठीक है, जुडिकल रिव्यू, उसके बाद 14 स्टार्ट होता है। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। डिफाइन किया गया है, मैं फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ तो समझ में। डिफाइन किया गया है द टर्म स्टेट, कौन सा आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में। ठीक है, आर्टिकल 13 में तुम्हारा जुडिकल रिव्यू, यानी जुडिकल रिव्यू से जुड़ी हुई है आर्टिकल। ठीक है, चलो आ जाओ आर्टिकल 14। पहले नाम पढ़ो, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में जो आर्टिकल 14 है, इसका नाम है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, देख लो भाई, फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा से पढ़ के जाने की जरूरत है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, क्योंकि डीप से क्वेश्चन आता भी है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून की नजर में सब बराबर है। अब कानून की नजर में सब बराबर का मतलब क्या है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो। ठीक है, कानून सबके लिए कानून है। ठीक है ना, कानून सबके लिए कानून है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, मान लो कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और कोई इसको खून कर देगा। ठीक है, तो उस पे जिसने खून किया फॉरेनर का, उस उसके ऊपर केस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो एक फॉरेनर है। ठीक है, उस पे केस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो एक फॉरेनर, ये तो गलत बात है ना। कानून सबके लिए बराबर रहेगा, चाहे फॉरेनर हो, चाहे तुम्हारा इंडियन हो। कोई किसी को अगर जान मारता है, तो जान सजा तो मिलेगा ही भाई, सजा तो मिलेगा ही। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे फॉरेनर हो, ठीक है, चाहे फॉरेनर ना हो। ओके,
उसके बाद हो गया आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्राइमिनेशन। डिस्क्राइमिनेशन को रोकना है। रिलीजन के बेस पर आप डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते हैं, रेस के बेस पर आप डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते हैं, कास्ट के बेस पर आप डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते, सेक्स के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर आप डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पर डिस्क्राइमिनेशन हो रहा है तो आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है, प्रोहिबिशन करना पड़ेगा, प्रोहिबिट करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 16 में बोला गया है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। तो बोल रहा भाई इक्वलिटी देना है, किस किस चीज में इक्वलिटी देना है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, तो ये वाहन बाहर बाहर कर रही क्यों, ठीक है, समझो, बोल रहा है कि इक्वलिटी देना है, ठीक है, मतलब सबको, जितने भी सिटीजन है, ऑल सिटीजन, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी सिटीजन हैं, आपको इन सारे सिटीजन को इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, अपॉर्चुनिटी देनी होगी। किसके लिए भाई? किसके लिए? जॉब के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, जितने भी सिटीजन है, ठीक है ना, ये नहीं वो अलग धर्म से बिलोंग करता है ना, वो ना उसका धर्म अलग, उसको जॉब नहीं मिलेगा, उसका कास्ट अलग, उसको जॉब नहीं मिलेगा, उसका रिलीजन अलग, इसको जॉब नहीं मिलेगा, उसका रेस अलग है, इसको जॉब नहीं मिलेगा, नहीं, किसी भी बेस पर आप नहीं कर सकते। आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जॉब लाना पड़ेगा आपको। हाँ, कैटेगरी वाइज आप कर सकते हैं डिफरेंट, है ना, कि कैटेगरी ए कैटेगरी बी, लेकिन आप रिलीजन्स के बेस पर, कास्ट के बेस पर, इस पे नहीं। आपको जब जॉब की वैकेंसी निकालनी होगी ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देनी होगी ना, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, ठीक है ना। कोई धर्म के बेस पे आपको जॉब नहीं निकालना होगा, या रेस के बेस पर, कास्ट को नहीं, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। एक कीवर्ड याद करो, इक्वलिटी बिफोर 14 में बोला गया है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रेस रिलीजन के बेस पे रोकना 15 में, 16 में बोला गया है अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अनटचेबिलिटी को खत्म करना है भाई, एबुलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबुलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? छूत छात जो है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा। हमको तो नहीं समझ में आता है कि छूत छात कैसे हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ छूत छात, इंसान तो सब सेम ही है, तो बिल्कुल इसको खत्म करना चाहिए, सेम है, ठीक है। चलो आ जाओ, एबुलेशन ऑफ टैटल, भाई टैटल को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन किसको नहीं खत्म खत्म करना चाहिए? कौन सा टैटल को नहीं खत्म करना चाहिए? तो समझो, मिलिट्री टैटल को नहीं खत्म करना, ये नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। एकेडमिक टाइटल को तुम खत्म नहीं कर सकती हो, क्योंकि एकेडमिक टाइटल का मतलब क्या? तुम पीएचडी कर रही हो, तुम देखी होगी, कोई भी पीएचडी करता है, कोई भी पीएचडी करता है, उसके नाम क्या आ गया? ऑटोमेटिक डॉक्टर लग गया। तुम करो, तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, ठीक है। जो भी पीएचडी करता है उसके नाम पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर ये, डॉक्टर ये। तो ये एकेडमिक टाइटल है, ठीक है। आप इसको तो खत्म नहीं कर सकते, ये बात कान खोल के सुन ले, आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नहीं खत्म कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मिलिट्री टाइटल है, परमवीर चक्र, है ना, परमवीर बहादुरी के नाम पे मिल रहा है ये, ठीक है, परमवीर चक्र। एकेडमिक पीएचडी किए तब जाके मुझे मिला है टाइटल, ऐसे थोड़ी मिल गया। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे राय बहादुर, है ना, नाइट एंगल, नाइट वुड, ये सब का तुम्हारा टाइटल दिया जाता था। ये सब टाइटल को खत्म किया गया है, ठीक है, ये सब टाइटल को खत्म किया गया है, नाइट एंगल, नाइट वुड, उसके बाद राय बहादुर, सर, ये सब टाइटल जो है ना, इन सब को खत्म कर दिया गया है कि भाई अब ये सब टाइटल को खत्म करो, ओके, समझ में आ गया। आर्टिकल 18 में बोला गया है कि ये सब टाइटल, बाकी जैसे वो सब टाइटल रहेगा, मैं यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अच्छे से, एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्ट करके ही क्वेश्चन में आएगा, किस कौन सा एक्सेप्ट है, किसको नहीं खत्म किया गया, ठीक है।
दीदी ये वाला आप हमको बोले थे इंटरव्यू के लिए अगर जाओगी तो फंडामेंटल राइट्स अच्छा रहेगा हाँ करना, हाँ तो जो अंदर में पढ़ा रहे हैं आप हाँ पार्ट, हाँ जैसे राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 के अंदर है, हाँ। तो उसके अंदर जो आप एक एक को पढ़ा रही है सब भी पढ़ाना होगा। मुझसे जब मैं गई थी तुम्हारा इसमें खिदिरपुर इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझसे बोला कि तुम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानती हो, तो हाँ बोले हाँ। तो वो मुझे बोला था कि राइट टू इक्वलिटी पूरा एक्सप्लेन करो, तो वो प्रोफेसर का था, तो तुम्हारा टीचर का है। ठीक है, तो मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। तो तो तुम पढ़ के जाना, प्रॉब्लम क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में इतना अच्छे से तो समझा रही हूँ। अच्छा, इसमें मुझसे और एक क्वेश्चन पूछा था, क्रॉस क्वेश्चन किया था एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स में। जैसे मैं बोलेगी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटाइटल, तुम भी बोलोगी कि एवोल्यूशन ऑफ, आर्टिकल 18 बोलता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ठीक है। लेकिन फिर तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, क्या ऑल टाइटल को खत्म किया गया है, तो तुम क्या लिखोगी, एक्सेप्ट, है ना, एक्सपेक्ट, सॉरी एक्सेप्ट मतलब मिलिट्री, मिलिट्री मिलिट्री एंड एकेडमी को छोड़कर सबको खत्म कर दिया गया, तुम ये बोलोगी अगर क्रॉस क्वेश्चन किया तो। ठीक है, मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर बाकी सारे टाइटल को खत्म कर दिया गया है। मिलिट्री जो जैसे परमवीर चक्र हो गया, है ना। एकेडमिक पूछेगा तो बोल देना तुम्हारा ये क्या नाम है, डॉक्टर वाला डिग्री, पीएचडी वाला डिग्री। क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था मेरे से। ठीक है, और अभी मैं तुमसे बताई कि मेरी भाभी से पूछा था पीएससी का क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल पीएससी टीचर का वेस्ट बंगाल पीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी टीचर वाला पूछी थी क्वेश्चन। तो उसमें पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स का राइट टू प्रॉपर्टी को कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है, और उसको कौन सा हटा के कहाँ पे डाला गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाना सुषमा। एक तो हो सके तुमसे ये पूछे तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्या है, उससे पूछ लेगा। और फंडामेंटल राइट से टीचर वाले में पूछता है। ठीक है, देखो मेरा एक्सपीरियंस में मे से भी पूछा। मेरी भाभी भी जब पीएससी टीचर के देने गई थी, वो प्रोफेसर का नहीं देने गई थी, वो भी टीचर वाला ही देने गई थी, वेस्ट बंगाल पीएससी। अभी का बात नहीं है, 2018 या 17 का बात है, तब मेरी भाभी देने गई थी ये वाला। तो मैं अपनी भाभी से क्वेश्चन पूछी थी, तो मेरे से मेरी भाभी से आके पूछी कि बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बताई थी कि भाभी ये तो 44 अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था 1978 में, और इसको आर्टिकल 300 ए में डाला गया था। ठीक है, तो देखो एक बार पूछी मेरे भाभी से, अब मुझसे भी यही पूछा गया खिदिरपुर कॉलेज में, वेस्ट बंगाल में। तो ये क्वेश्चन उस बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा। ठीक है, तो तुम पढ़ लेना फंडामेंटल राइट्स। पढ़ने में क्या, मैं तो पढ़ा भी रही हूँ तुमको, एक एक करके पढ़ा रही हूँ। कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून की नजर में सब बराबर। 15 आर्टिकल में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, किसके किसके बेस पे खत्म करना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जगह पर भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऑल सिटीजन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है इक्वल। अनटचेबिलिटी को खत्म करना है और टाइटल को खत्म करना है। तो टाइटल में तुम्हारा क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सभी टाइटल, मुझसे पूछा था क्रॉस क्वेश्चन, क्या सभी टाइटल को खत्म किया गया है, तो मैं बोली थी कि नहीं, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को खत्म नहीं किया गया। तो वो बोली कि मिलिट्री में क्या है, तो मैं बोली परमवीर चक्र, महावीर, परमवीर चक्र हो गया, पद्म विभूषण हो गया, मिलता है ना अभी तुम्हारा एक वो वाला। और या एकेडमिक वाला तुम्हारा पीएचडी, ये सब। मिलिट्री तो परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, और एकेडमिक हो जाएगा पीएचडी वाला। ठीक है, या फिर तुम देखती होगी विराट कोहली लोग को मिला था पद्म विभूषण अवार्ड, ये सब अवार्ड का कहाँ खत्म, ये सब नहीं खत्म किया गया टाइटल। ये मिले तुम ऐसे ही बोलोगी ना, खाली मिलिट्री और एकेडमी ये छोड़कर बाकी सारे टाइटल को खत्म कर दिया गया है, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। मे भी अब चेंज हो गया होगा ना पता, लेकिन हम दो बेसिस पे बोले, एक तो मेरे से भी पूछा था और एक मेरी भाभी से भी पूछा, तो इस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आर्टिकल 19, और ये भी बात मैं भी पढ़ाई हूँ। अगर तुमसे पूछे कि इनिशियली फंडामेंटल राइट्स कितनी थी, तो तुम बोल सकती हो कि 7 थी। तो बोलेगे ठीक है 7, जो अभी रिमूव किया उसका नाम बताओ, तो बोल दे राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी को कौन सा अमेंडमेंट को थोड़ा 44 अमेंडमेंट को थोड़ा हटाया राइट गया। टू प्रॉपर, सॉरी सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी यार मैं बोल रही हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पाई। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया भाई, तो 44 अमेंडमेंट 1978। तो कौन सा एक्ट आर्टिकल में डाला गया, 300 में डाला गया। बस ऐसे पढ़ लो ना, इजी है। इंग्लिश में उसको प्रैक्टिस करके जाना, इंग्लिश वर्जन का भरी हो ना, इंग्लिश मीडियम का। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 से 90, आर्टिकल 19 से
22 है। ऐसे में तुमको टीचर वाले क्लास में भी मैं फंडामेंटल राइट करवाई थी, वो भी याद भी करवाई थी। पता नहीं तुम क्लास की थी कि नहीं। देखो एक आर्टिकल का नाम है राइट टू इक्वलिटी, एक एक करके हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। देखो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंदर कितना चीज आया तुम्हारा, ये आया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम के अंदर देखो कितना सारा आएगा। ठीक है, 6 आएगा। और ये नेट का क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। कभी कभी तुमसे पूछेगा इनमें से कौन सा है, और कभी कभी तुमसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देता है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 है। पहले हम 19 पढ़ेंगे। 19 में बोला गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और एक्सप्रेशन की फ्रीडम। ठीक है, राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप असेंबल बनाकर पीसफुली रह सकते हैं लेकिन आर्म्स नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई एक कंट्री है, चलो मैं बता रही हूँ, एक कंट्री है जहाँ बहुत कंजर्वेटिव कंट्री, इसको ऐसे याद करो। वहां पे ना पहले पहले जैसे तुम नॉर्थ कोरिया में ले लो, नॉर्थ कोरिया में अगर नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी आएगी तो कैसे आएगी, चलो मैं बताती हूँ। बोला जाएगा कि चलो मैं तुम लोगों को पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता हूँ, चलो 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 बोलने की मैंने फ्रीडम दे दिया। फिर बोलेगा कि भाई मैंने तुमको असेंबली बनाने का भी दे दिया। असेंबली मतलब क्या, यूनियन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। मतलब असेंबली बोलो, असेंबली मतलब क्या, एक ग्रुप जैसा बनाना, ऐसे। ठीक है, असेंबली मतलब सब एक लोग साथ मिलके एक जगह रहना, असेंबली बनाना। ठीक है, जहाँ पे एक एक साथ सभी लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं असेंबली। तो सब असेंबली बना के भी रह सकता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में बोला लेकिन भाई आप असेंबली बना के रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आर्म्स नहीं रखना पड़ेगा, मतलब वेपन्स नहीं रखना होगा। ठीक है, फिर बोला कि आप एसोसिएशन भी बना सकते हैं, इस असेंबली को आप कन्वर्ट कर दो, एसोसिएशन बना दो, यूनियन बना दो, कॉपरेशन सोसाइटी बना दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, कोई यूनियन बना दो, नाम दे दो, ये असेंबली का नाम दे दो, इतने सारे लोग एक साथ मिले हैं ना, इनका नाम दे दो, कोई एसोसिएशन का नाम दे दो, कोई यूनियन का नाम दे दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे दो। ठीक है, ये फिर बोल रहा है कि ठीक है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया का है लेकिन मैं नॉर्थ कोरिया पे थोड़ी याद करवा रही हूँ। तुम ना नॉर्थ कोरिया में कहीं पे भी घूम सकती हो, मतलब इंडिया में कहीं पे भी घूम सकती हो। मान लो इंडिया में ही अगर स्टार्ट करो जो भी, तुम कहीं थोड़ा और फ्रीडम दिया। ठीक है, तुम कहीं पर भी किसी भी पार्ट में इंडिया के किसी भी इलाके में घूम सकती हो फ्रीली, फ्रीली। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि फिर फ्रीडम दिया कि ठीक है तुम फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में किसी भी टेरिटोरी में रह सकती हो। और लास्ट में फिर बोला गया कि तुम इंडिया के किसी भी पार्ट में बिजनेस ट्रेड ऑक्यूपेशन कर सकती हो। ये 3 ऐसे याद करो, ये 3 ऐसे याद कर लो कि पहले बोला गया कहीं भी घूम सकती हो, फिर बोला गया रह सकती हो, फिर बोला गया कि तुम ट्रेड एंड बिजनेस कर सकती हो। और पहला में क्या बोला, फ्रीडम स्पीच दिया, फिर बोला संबल बना के रहो, फिर एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के रहो। फिर बोला मूव फ्रीली कहीं पे भी जा सकती हो इंडिया के किसी भी पार्ट में। फिर बोला कि तुम कहीं पे रह भी सकती हो, कोई भी इंडिया के किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्सा में तुम कोई भी जॉब कर सकती हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकती हो कहीं पर भी। दिल्ली के आदमी जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल का आदमी जाके दिल्ली में जॉब कर सकता है ना, और कहीं पर भी कर सकता है, कहीं पर भी, किसी कोई भी इलाका, कोई रोक टोक नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 19 में बोला गया है। और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के अंदर आ रही है। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर ऑप्शंस। ये समझना बहुत अच्छे से। ठीक है ना। अच्छा ये वाला आर्टिकल को मैं एक बार बता देती हूँ तुम लोगों को। ये इसको ए बोला गया, मैं लिख दे रही हूँ आपको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ई है, और ये एफ है। ठीक है, नहीं एफ हटा दिया गया, यही कंफ्यूजिंग होता है, यही मैं लिखना चाहती हूँ। एफ जो था ना, राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर भी मेंशन था, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में भी मेंशन था। ठीक है, एफ को हटा दिया गया है, जी है ये जी। ठीक है, याद रखना, ये वाला बात याद रखना। एफ जो था ना राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर भी था और 31 में भी था। ठीक है ना, दोनों जगह था। आर्टिकल 19 में भी राइट टू प्रॉपर्टी था, और आर्टिकल 13 में भी लिखा हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, दोनों जगह से हटा दिया गया है। ठीक है, दोनों जगह से हटा दिया गया। और यहाँ पे जो था तो एफ में था, एफ में था, ए बी सी डी ई, एफ जो था ना उसको हटा दिया गया, आर्टिकल 90 से एफ को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ, याद रखो। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है भाई, एक बार देख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पे बोल रही, तुम लोग याद करना कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट में 2 जगह में,
एक तो आर्टिकल 31 के अंदर थी और एक आर्टिकल 91A इफ के अंदर भी थी। याद रखो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया 44 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, और इसको आर्टिकल 31A के अंदर डाल दिया गया अभी, ठीक है। याद रखना प्लीज। 20 में पढ़ते हैं, 20 में क्या बोला गया आज। अगर कोई ऑप्शंस है, ऑप्शंस का मतलब क्या, अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल है जेल में, तो भाई आप उसके, आपको उसको रेस्पेक्ट नहीं, सॉरी, प्रोटेक्शन देना होगा, ठीक है। किस चीज का प्रोटेक्शन? कोई कोई इसको जान ना मार दे, जैसे तुम निर्भया केस में देखी होगी। मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ निर्भया केस में, इस केस से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है आपका, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जब वो निर्भया के साथ ऐसा केस हुआ था, तो एक जो कैदी था ना, वो अपना जान दे दिया था। क्यों, मैं बताती हूँ। निर्भया का एक भाई था, ठीक है, तो वो कैदी लोग को जा रहा था जान मारने के लिए, मतलब मैं मार दूंगा, मतलब ऐसा बोल, मारना नहीं गया था, मतलब उसके एक भाई का होता है ना गुस्सा, वो वाला गुस्सा, ठीक है, मारना नहीं था, गुस्सा हो रहा था। तो पुलिस उनको बचाएगा, क्योंकि पुलिस को बचाना है, क्योंकि आर्टिकल 20 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बचाना है। अब मान लीजिए कोई दूसरे ही आदमी को केस हो रहा, ठीक है ना, अब वो उसका क्रिमिनल को आगे मानने के कि इसने ही मेरा अपने आदमी को मारा है, तो वो पुलिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकल 20 में लिखा कि तुमको बचाना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि निर्भया का जो एक 5 लोग थे ना, 5 लोग थे, हाँ, 5 में 5 थे कि 4 थे नहीं पता, एक पहले ही फांसी लगा लिया था जब निर्भया केस हुआ था ना, उसी टाइम वो फांसी लगा लिया था, खुद से ही लगा लिया था। तो कोई बोलता है कि क्यों लगाया, ये तो तुम्हारा ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको प्रोटेक्शन देना है। या तुम देखना, कभी कोई मूवी वूवी में देखी होगी, कोई टेररिस्ट पकड़ाता है तो सबसे पहले उसका हाथ चेक किया जाता है टेररिस्ट लोग का। क्यों? कि ऐसा कोई वो फिंगर रिंग तो नहीं पहन के है कि वो जहर खा के अपना जान दे दे, ठीक है। प्रोटेक्शन करना होता है। ये रिस्पॉन्स आर्टिकल 20 में बोला गया है, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देना है। इसलिए नहीं, कानून की उनको सजा मिलेगा, कानून के थ्रू मिलेगा, फांसी ही मिले, कानून के थ्रू मिलेगा, ठीक है, लॉ के प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। तो ये बोला गया आर्टिकल 50। यहाँ पे एक और भी बात बोला गया ये तो हो गया, समझ लो, ठीक है, कि इस तरह से प्रोटेक्शन देना। अच्छा, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, छोड़ो उसको। आर्टिकल 20 में ये बोला गया है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मैं डीप में नहीं जा रही हूँ ये वाला केस के अंदर। प्रोटेक्शन ये बहुत बड़ा है, 20 बहुत बड़ा है, 20 और भी है, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक बात और क्या है। यहाँ पे तुम्हारा बात क्या है कि जैसे कि यहाँ पे एक और भी, जैसे क्या होता है कि अ, एक होता है ना कि 2 आदमी केस में इन्वॉल्व है, एक को मार दिया, और एक खुद का गवाही बन जाता है ना कि मैं गवाही दे रहा हूँ, तो उसको सजा माफ कर दिया जाता है। तो ये भी इसमें किया जाता है। बहुत लंबा है, छोड़ो इसको, प्रोसेस वाला। यही याद रखना कि यहाँ पे जो कन्वेंशन फॉर ऑप्शंस का मतलब है कि जो क्रिमिनल है उनको भी प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। क्यों? उनको भी बचा के, जैसे कि जेल में जब जान दिया तो क्वेश्चन किया गया कि भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उनको जान तो नहीं देना चाहिए था। आर्टिकल 21 में बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ को प्रोटेक्शन देना। आर्टिकल 21A में बोला गया राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 में बोला गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केस। अभी मैं पढ़ाई ना हेबिस कॉर्पस, तो हेबिस कॉर्पस के अंदर का तुमसे कोई पूछे कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, अगर किसी पर्सन को बेमतलब का कोई अनलॉफुल तरीके से जाके जेल में डाल देता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिट्स यूज करते हैं, उस रिट्स का नाम है हेबिस कॉर्पस, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, आर्टिकल 22। इस आर्टिकल के थ्रू मैं के कोर्ट में जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि आपने जो मेरे पर्सन को डिटेन किया हुआ है, इसको क्या मतलब, आप प्रूफ दीजिए कि आपने इनको क्यों डिटेन किया है, आपने इसको अरेस्ट क्यों किया है, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल 22 में डिटेंशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है, या उनको प्रोटेक्शन देना, इस तरह का बात बोला गया। अब ये तो हो गया फ्रीडम वाला, खत्म हो गया ना, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी। हम लोग क्या क्या पढ़े, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 से आर्टिकल 22 खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, ओके।
अच्छा, ये केस मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रही ना, इसमें बहुत, इसके अंदर एक जबल, पता नहीं सुषमा बोल दी तो मुझे थोड़ा लग भी रहा है कि इसको डीप में पढ़ा दी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, मैं बता देती हूँ, वही वाला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो वर्ड का नाम है, मेरे माइंड में अभी आया तो मैं बता दे रही हूँ। तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट में भी हो सकता है। इसको बोलता है डबल, डबल जो पाडी, जो पाडी, ठीक है, और ये आर्टिकल 22 के अंदर आएगी, डबल डबल जो पाडी, ठीक है। और ये सब बहुत लंबा लंबा है केस, जाओगे डीप में बहुत लंबा था। नेट पे अभी तक ऐसा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया 20 से, ठीक है, इस वजह से मैं डीप में नहीं जा रही हूँ। आ जाओ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 है, ठीक है। तो बोला, क्या बोला गया 23 में क्या बोला गया है, रोकना, क्या रोकना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, फोर्स लेबर को और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग को रोकना है, ठीक है। तो फोर्स लेबर क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग क्या है, इसका मतलब क्या, अगर कोई इंसान, अगर कोई इंसान ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग कर रहा है, तुम लोग जानती हो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब क्या होता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब होता है जब लड़कियों को जबरदस्ती जाके दूसरे देश में बेच दिया जाता है, वही हो गया ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, एक हो गया। दूसरा, छोटे छोटे बच्चों को जाके दूसरे मुल्क में कंट्री में बेच दिया जाता है और उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता है, मतलब बेचना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग मतलब इंसान को बेच रहे हो तुम लोग, तस्करी कर, मतलब उर्दू में बोल रही, सॉरी, उसका ट्रेड करना, ह्यूमन बींग का ट्रेड करना, उसको रोकना, इंसान को ट्रैफिकिंग करने से रोकना। लड़कियों को बेचा जा रहा है, बच्चों को बेचा जा रहा है, ठीक है, उन सबको बेचने से रोकना। आर्टिकल 23 में अगर कोई इंसान को पकड़ाया जाए, अगर कोई पर्सन पकड़ाया जा रहा है किसी इंसान को बेचते हुए, तो पकड़ाएगा, ये आर्टिकल 23 के अगेंस्ट वायलेशन होगी, ठीक है। तो भाई आपको रोकना है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग और फोर्स लेबर, जबरदस्ती तुम किसी से काम नहीं करवा सकती हो, ये भी आर्टिकल 23 में बोला गया। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैक्ट्रीज, 14 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे, मैं लिख देती हूँ यहाँ, 14 ईयर से कम, ठीक है ना, 14 ईयर से कम मतलब अंडर 14 ईयर एज, मतलब वही, कहाँ कहाँ नहीं काम कर सकते, फैक्ट्री का मतलब क्या है, माइन के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, जो जहाँ पे हजार्ड्स एक्टिविटीज टाइप के काम होती है वहां नहीं कर सकते हैं। अब तुमने देखी होगी, मैं कल ही मैं कपड़ा लाने गई तो देखी छोटा सा बच्चा, वहाँ कितना छोटा सा बच्चा था, मतलब मैं क्या बोलूँ, 10 साल या 11 साल का बच्चा होगा, देखे कि ये क्या नाम है, छोटा छोटा खिलौना लेके बेचा, मुझे इतना अफसोस आया, इतना अफसोस आया, हमारे छोटा बच्चा बेचारा का खेलने कूदने का उम्र था, लाइफ एंजॉय करने का उम्र था, खाने पीने का उम्र था, बेचारा बेच रहा, तो वो काम करेगा तो उसको थोड़ी जाके जेल में डाल देगा, नहीं, क्या बोला, ऐसा ऐसा काम जो हजार सौ, जैसे पहले क्या होता था, छोटा छोटा बच्चा लोग को चूड़ी फैक्ट्री में रख लिया जाता था, ठीक है, चूड़ी फैक्ट्री बहुत डेंजर होता है, हाथ जल जाता है, ये बड़े बड़े माइन फैक्ट्री में जहाँ पे हाथ कट जा रहा, बड़ा बड़ा पत्थर काटने में, कोयला निकालने में, है ना, हाथ ये हो जा रहा, उन बच्चों लोगों का क्या होता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है, छोटा में, उन लोगों ने बचपना भी नहीं देखे, ठीक है ना। उन सब तरह फैक्ट्रीज में काम करने से रोकना है, 14 ईयर के कम एज के बच्चे से, 14 ईयर के कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकना है, ठीक है। और मुझे दो लोगों से बहुत ज्यादा मतलब अफसोस है, एक तो जहाँ अगर कोई बूढ़ा आदमी कोई सामान बेचता है तो मुझे लगता है मैं उससे सारा सामान नहीं लूँ, और एक बच्चा जब बेचता है या कोई दुकान में छोटा बच्चा लोग काम करता है तो बहुत ज्यादा अफसोस लगता है, ये दो से, और सच में गवर्नमेंट इसको हटा दे तो बहुत अच्छा है, तब छोटा बच्चा लोग को तो खेलने कूदने का उम्र होता है ना, वो बच्चा लोग काम करता है। तो ये बात समझ में आ गया, आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के अंदर आर्टिकल 23 एंड 24 में क्या बोला गया है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर को रोकना, और एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन, 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे को काम करने से रोकना है, फैक्ट्री माइन में या अदर हजार्ड एक्टिविटीज करने से रोकना है। ये क्वेश्चंस कल मैं करवाई हूँ, कल हुआ था ना ये क्वेश्चंस, लक्ष्मी और आरसी थी ये क्वेश्चन करने के टाइम,
कल हुआ था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्वेश्चन कल हुआ था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया था, तुम लोग देखी थी ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो कल मैं जो क्वेश्चन करी तो 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये तुम्हारा रिसेंट क्वेश्चन में भी आया हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसको याद करो, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, बस फ्रीडम ऑफ, पहले सब पढ़ाऊंगी फिर एक एक कीवर्ड्स याद करना। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस का मतलब क्या है भाई, आप अपने आप फ्रीडम है किस चीज के लिए, आपको अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना, उसके बारे में सबको बताना है कि आपका रिलीजन ये है। तो उस कॉन्सियसनेस करना है लोगों को, और बताना अपने रिलीजन्स के बारे में, तो आप कर सकते हैं। फ्री प्रोफेशंस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कहीं पे जाके। जैसे तुम लोगों को मुझे नहीं पता होता है क्या तुम लोगों में, हम लोग में होता है। हम लोग में जमात जाते हैं, जमात जाके बोला जाता है कि भाई तुम मतलब लोगों को बताया जाता है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ो, ये करो, इस तरह से। पता नहीं तुम लोग में होता है अंजलि या लक्ष्मी, तुम लोग में होता है सुषमा, हम लोग में होता है। तो होता है ना, हाँ, तो उसी तरह होता है। तो वो उसके लिए तुम फ्रीडम हो, तुमको फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम लोग में होता है, तो तुम लोग में भी होता ही होगा, चलो ठीक है। तो ये होता है, तो ये किस में बोला है कि आर्टिकल 25 में। याद करो कीवर्ड फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सबका रिलीजियस से रिलेटिव कोई ना कोई मामला होगा। जैसे हम लोग में होता है तुम्हारा, क्या होता है देखो मुझे याद नहीं आ रहा, क्या होता है बहुत बड़ा होता है आरसी, क्या होता है आरसी जो बहुत बड़ा होता है, जो करवाते हैं, इज्तिमा, हाँ ठीक बोली, सॉरी, हाँ इज्तिमा होता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत बहुत दिन तक चलता है। इवन ना इतना दूर दूर से लोग आएंगे इज्तिमा सुनने के लिए। तो वो रिलीजियस से रिलेटिव वहां पे मतलब एक इज्तिमा होगा, सब आएंगे बोलेंगे। तुम लोग में भी होता होगा। तो अगर किसी को करना अपने रिलीजियस या फिर कोई भी मामला या कुछ भी मैनेज वगैरह करना, कर दो, फ्रीडम है। रिलीजन से रिलेटिव मामला को, अफेयर्स को मैनेज करने के लिए आप फ्रीडम है। तो फ्रीडम टू मैनेज किस में बोला गया, आर्टिकल 26 में, याद करो एग्जाम में आता है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स प्रमोशन ऑफ दैट एनी पार्टिकुलर रीजन, अगर आप किसी भी खास धर्म को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें अभी पता है कि जमात में जाया जाता है, हम लोग की तरफ से जमात में जाके, जैसे कि मस्जिद ही जाएंगे इसमें, मस्जिद में जाएंगे और क्या करते हैं, जैसे कि हम ही लोग के जो, जैसे हम ही लोग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त के, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो अब उन लोगों को बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं ना, अपने रिलीजन को प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो तुम लोग में भी होता होगा कि बताते होंगे कि भाई ये मंदिर जाओ, ये करो, है ना। तो जब वो बता रहे थे ना, रिलीजन्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए टैक्स देना नहीं है। कोई ये नहीं है, ठीक है, फ्रीडम है आपको, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स आप बिल्कुल फ्री हो। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मान लो कि ये कोई इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे कोई रिलीजियस एक्टिविटीज, कोई रिलीजियस इवेंट्स हो रहा, ठीक है ना, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा, ठीक है। और कोई तुम्हारा कोई अदर धर्म के लोग है जो इस, कोई अदर धर्म है, कोई अदर रिलीजन है, जो बोला कि मैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, प्राइवेट में नहीं। कोई बोलेगा कि मैं ना इस रिलीजियस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, कोई दूसरा बोल रहा। तो अब टीचर बोलेगा नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। अगर बोल दिया करना ही पड़ेगा तो ये तुम्हारा आर्टिकल 28 का वायलेशन हो जाएगा। आप किसी को प्रेस नहीं कर सकते हैं अटेंड करने के लिए किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट में या रिलीजियस वर्शिप में, सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। किसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी लोगों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप में आप पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। मन है तो करो, नहीं मन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आर्टिकल 28 में बोला गया, पूरा एग्जाम यही क्वेश्चन आया हुआ था पूरा उठकर। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30। 29 में क्या बोला गया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको इंटरेस्ट देना है भाई, ठीक है। वो लोग क्या चाहते हैं, उनका पहले देखो उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट किस चीज में है, बस वही प्रोवाइड करो। माइनॉरिटी का कल्चर क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट किस में है, सबका कल्चर में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसका लैंग्वेज, उसका इंटरेस्ट है,
ठीक है, उसका फेस्टिवल, उसका इंटरेस्ट है, तो उन सबको प्रोटेक्शन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आर्टिकल 29 में बोला गया है। कल्चर एजुकेशन राइट, आर्टिकल 20 एंड 30। ठीक है, 30 में क्या बोला गया है? चलो मैं देखती हूँ। बोला गया है अगर कोई माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज ग्रुप, अगर कोई माइनॉरिटीज स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है, स्टैब्लिश करना चाहता है रिलीजियस के बेस पर कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे हम लोग का मदरसा होता है, या लैंग्वेज के बेस पर कोई स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है, तो वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में बोला गया है। ठीक है, कि कोई चाहता है कि मैं अपने लैंग्वेज के बेस पर कोई इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करूं, या मैं अपने रिलीजियस के बेस पर कोई इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करूं, कोई माइनॉरिटीज, तो आर्टिकल 30 बोलती है कि आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। हो गया माइनॉरिटीज के लिए। आर्टिकल 32, 31 तो हटा दिया गया, वो पढ़ेंगे नहीं। आर्टिकल 32 में बोला गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होगा तो आप आर्टिकल 32 का यूज कर कर कोर्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ तुम लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं अभी पढ़ा दी हूँ पर, तो इससे मुझे पढ़ाना कोई ये नहीं है। खाली ये पढ़ लो कि अगर तुमको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमको हाई कोर्ट जाना है रिट्स को यूज करने के लिए, इशू करने के लिए, तो तुमको आर्टिकल 226 को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा राइट सिटीजन को दिया गया है, कौन सा राइट दोनों को दिया गया है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, ये चीज जितना जो तुम्हारा राइट्स है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया गया है। 15, 16, 19 और तुम्हारा 29 एंड 30, फोन नंबर जैसे याद कर लो। 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन के लिए, सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन के लिए राइट है। ठीक है, सिटीजन और फॉरनर के लिए कौन है? लेकिन सुन लो भाई, इनमी एलियन के लिए नहीं है। बोला हम फॉरनर को भी देंगे और सिटीजन को भी देंगे। ठीक है ना, कौन ऐसा राइट, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हम लोग फॉरनर को भी दिए हैं और सिटीजन को भी, लेकिन इनमी एलियन को नहीं देंगे? इनमी एलियन हम लोग का दो ही है, एक तो हम लोग का चाइना हो गया इनमी एलियन, क्योंकि हम लोग उनके साथ वार किए हैं, और एक हो गया पाकिस्तान, तो बहुत बड़ा इनमी एलियन हो गया। जिसके साथ इंडिया ने जंग किया वो हमारा इनमी एलियन है, तो भाई इन लोगों को तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो कौन कौन, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 28, ये जो आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? इंडियन सिटीजन और इंडियन सिटीजन और फॉरनर दोनों को दिया गया। अब एक मेरी बात सुनो, तुम खाली यही याद करो ना, बाकी हो जाएगा। ठीक है, तुमको याद है कि सिर्फ इंडियन को यही दिया गया, बाकी जो बचा वो दोनों का है। 15 याद करो, 16 याद करो, 19 याद करो, 29, 30, ये ओनली इंडियन सिटीजन के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो बस बात कर देना ना, बात कर देना। ठीक है, बाकी मैं, तुम लोगों को कुछ ऐसा नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, एक सेकंड, मैं बहुत सारा क्वेश्चन रखी थी जब इन लोगों ये सुषमा लोग को फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में लाई नहीं। ठीक है, मेरे बुक में होगा ना। मुझे बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है? राइट टू प्रॉपर्टी अभी, अभी हाँ अभी 300 पार्ट 12। 300A, तुम लोग भी बोलो, तुम लोग नहीं बोल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना। मैं थोड़ा माइंड में ला रही, इसके बाद पूछ रही हूँ। कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स है अभी प्रेजेंट?
फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे बताना है। राइट टू फ्रीडम। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। आंसर नहीं आया, बताओ मुझे, से आवाज नहीं आया। हाँ दी। क्या बोलो? अच्छा, आंसर ऐसे बताना है, ए है या बी है या सी है, या ऐसे बोल सकती हो, रुक जाओ। ऐसे ऐसे आर्टिकल 91 ए, आर्टिकल 91, खाली बी सी भी बोल सकती हो, कोई टेंशन नहीं है। कौन सा है? एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कौन सा आर्टिकल है? कितने नंबर में आएगा? पहला हम लोग क्या पढ़े थे? पहला नंबर क्या था? फ्रीडम। दूसरे नंबर में बोले थे असेंबली बनाना, और तीसरे नंबर में बोले थे एसोसिएशन बनाना, तो ये सी है। ठीक है, ये सी है। ए में क्या था तुम्हारा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी में था कि तुम असेंबल बना लो लेकिन आर्म्स को नहीं रखना है। ठीक है, और सी में था कि तुम एसोसिएशन बना लो, यूनियन बना लो और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। ठीक है, आप समझ में आया तुम लोगों को? हाँ। ठीक है, अब मुझे बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, माइंड में लाना तो भी पड़ेगा मुझे। मुझे बताओ, ये क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये कौन सा आर्टिकल में? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो ना 6 से 14 साल के बच्चे को, ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 21 ए। हाँ। मैं बता रही हूँ, जल्दी जल्दी आर्टिकल का नाम मुझे ना नंबरिंग बताना। ओके, राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल बता दो जल्दी से। 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम। 19 to 22, 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 to 28, 25 to 28। कल्चर एंड एजुकेशन राइट। आर्टिकल 29 to 39। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32, 32। ओके, तुमने तो इसमें बोली बहुत अच्छा बोली। हाँ, मुझे बताओ। अच्छा, फ्रीडम वाला भी तो हो गया तुम्हारा, पर ये और मायने में लाती रहो। सब हो गया। हम लोग फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए? बोलो। यूएसए से। यूएसए से लिए। यूएसए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली, आर्टिकल 21। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस कौन सा आर्टिकल में? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। आर्टिकल 20। नहीं यार, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस बोल रहे आर्टिकल 22। नहीं, देख लो 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस कौन सा है? अच्छा। ठीक है, हाँ, फ्रीडम वाला में। हाँ, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना तुम लोग, फंडामेंटल राइट्स कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 14। नहीं, सॉरी सॉरी, कौन सा पार्ट में आता है? सॉरी, पार्ट 3। पार्ट 3। 31 को कौन सा अमेंडमेंट? आर्टिकल 12 to 35। हाँ, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया है? 31 को हटाया गया है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अच्छे, स्टेट का डिफिनेशन कौन सा? ट्रम स्टेट कौन सा आर्टिकल? ट्रम 12। आर्टिकल 12। कौन सा स्टेट? आर्टिकल 12। बिल्कुल। इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14। ओके, सही बोली। नेक्स्ट पूछो, मेरा मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया। हाँ, अब मुझे बताओ
अच्छा मैं एक चीज नहीं पढ़ाई हूँ कि जब इमरजेंसी लगता है तो कौन सा आर्टिकल तुम्हारा सस्पेंड कर दिया था, मुझे वो पढ़ाने दो। कहाँ गया वो? आर्टिकल 19। नहीं नहीं, जब इमरजेंसी लगती है तो कौन सा आर्टिकल जो है जैसे आर्टिकल 21। 20 से 20 और मैं यहाँ 21 पे जो लिख है दे ना रही वो हूँ। सस्पेंड। हाँ, 20 एंड 21 सस्पेंड हो जाती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ही। मैं एक बार लिख देती हूँ। ड्यूरिंग इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाता है। किसको? फंडामेंटल राइट्स को। कौन से राइट्स को? कौन कौन से? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को। ठीक है, लिखा हुआ था, मैं डिलीट कर दी हूँ, मुझे लग रहा है मैं गलती से डिलीट कर दी हूँ। ठीक है, आज का क्लास में यहीं तक रहने दे रही हूँ। ठीक है।